माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। मैं आपकी साइंस फैकल्टी हूं। यहां पे साइंस की मास्टर सीरीज शुरू की जा चुकी है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। साउंड्स वेरी गुड। आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। और हम जो ये मास्टर सीरीज में कवर करेंगे, ये 2020-2021 का जो सिलेबस डिफाइन किया गया है, रिड्यूस सिलेबस, कुछ पार्ट हटा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द इंटरेस्टिंग चैप्टर। व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? और यहाँ पे हम साइंस की लैंग्वेज में पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री के सेंस में पूछ रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो देखिए, आपके जो चैप्टर का नाम है वो ही है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पूछा जा रहा है कि आपके आसपास जो मैटर है, क्या वो प्योर है? मैटर क्या होता है? द मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आप सब जानते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया जाता है मैटर के बारे में, जहाँ आप मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि भाई सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, इसके पार्टिकल डेंस होते हैं, क्लोज होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर और गैस के बहुत ज़्यादा दूर। ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप सब जानते हैं। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपके आसपास मैटर है, आइदर वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी है, क्या वो प्योर है? और यहाँ हम बात कर रहे हैं किसमें? साइंस की लैंग्वेज में। देखिए, मैंने एक डेमो क्लास प्रोवाइड करवाया था इस चैप्टर का, जहाँ पे हमने पूरा सिलेबस देखा था, रिड्यूस सिलेबस देखा था, और इस चैप्टर के जो की वर्ड्स हैं उसकी मैंने ब्रीफिंग की थी कि बच्चा पूरे वर्ड्स के बारे में, टर्म्स के बारे में जानता हो। व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज मिक्सचर। देन हम जब चैप्टर को पढ़े तो बहुत ही क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाए। तो आई होप आप सब वो देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो मास्टर सीरीज ऑफ 9th क्लास प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से डेमो क्लास देख लें। तो देखते हैं। देखिए, आपको 3 फिगर्स दिखाया हुआ है। एक सॉल्ट का पिक्चर है जो आप नमक खरीदते हैं मार्केट से। एक है प्योर घी, लिखा हुआ है प्योर, ठीक है, हाईलाइट करिए, लिखा हुआ है प्योर। और घी मार्केट से खरीदते हैं, डब्बा सभी के घर में आता है। और पाउडर मिल्क, पाउडर मिल्क से जो आप मिल्क बनाकर यूज करते हैं। 3 पैकेट्स दिखाया हुआ है और तीनों पे शुद्धता की गारंटी दी जाती है, प्योर कहा जाता है। आप बताइए इसमें से क्या चीज प्योर है और क्या नहीं है? हम कहते हैं कि हाँ, ये घी प्योर है, ये सब्सटेंस प्योर है, बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री या अकॉर्डिंग टू साइंस लैंग्वेज हम प्योर किसे कहते हैं? प्योर का मतलब है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स या सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट्स जहाँ पे होते हैं वो चीज़ प्योर होती है। मतलब एक ही तरह के अगर पार्टिकल होंगे तो वो चीज़ प्योर होगी, और अगर एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल होंगे तो वो प्योर नहीं होगी। साइंस की लैंग्वेज में हमारी ये साधारण सी, सिंपल सी लैंग्वेज में उदाहरण है, ठीक है, डेफिनेशन है। साइंस को आप जानते हैं, क्रिस्टल क्लियर सिंपल डेफिनेशन होती है उसकी। तो देखिए, आप बोलेंगे मैम मिल्क तो प्योर होगा, उसमें सारे पार्टिकल तो मिल्क के ही हैं। पर आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो हमारा मिल्क है सुपर पावर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो देखिए, ये मिल्क क्या है? मिक्सचर है। इवन जो मिल्क आप, ये तो पाउडर मिल्क है, जो आप रेडीमेड मिल्क यानी कि जो गाय देती है, भैंस देती है, वो मिल्क लेते हैं, वो भी प्योर नहीं है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, ठीक है। वैसे प्योर है, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री प्योर नहीं है। वाई? क्योंकि उसके अंदर फैट्स होते हैं, आपको पता है उसमें फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो दैट इज़ अ मिक्सचर, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स है। अगर आप बात करें घी की, तो इसी तरह घी में भी क्या है? मिक्स है बहुत सारे कंपोनेंट। तो ये प्योर नहीं है। साइंस की लैंग्वेज में अगर एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, लाइक मैं बोल दूं कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर, ठीक है, या एक एल्युमिनियम या कॉपर वायर का एक छोटा सा आपने पीस लिया है, टुकड़ा लिया है, तो ये क्या प्योर है? यस, ये प्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सारे पार्टिकल होंगे वो कॉपर के ही होंगे। अगर मैं बोलूँ आयरन का कोई पीस है तो उसमें सारे पार्टिकल आयरन यानी Fe के ही होंगे। समझ गए आप? और अगर इसमें जैसे ही दूसरे पार्टिकल मिल जाते हैं तो ये इम्प्योर हो जाता है। आपको बहुत आराम से समझना है, कोई लोड नहीं लेना है, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अब ये बात करते हैं वाटर की, कि वाटर प्योर है कि नहीं। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है? H2O, ठीक है। तो आप बोलेंगे 2 तरह के इसमें एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O।
यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या ये प्योर है? यस, ये प्योर है, क्योंकि ग्लास ऑफ वाटर या बॉटल में क्या है, सारे पार्टिकल H2O ही है। ठीक है, इसके अंदर और कोई चीज अगर हम मिक्स करते हैं तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा मिक्सचर। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करती हूँ कि प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, साथ साथ में, जिससे आपको क्लियर होता जाए। When a substance consists of single type of particle, then it is said to be pure substance. अगर किसी भी चीज में, किसी भी क्वांटिटी में सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल है, then it is said to be pure substance. All right, either it be element or compound. Element, compound both are pure substance. ठीक है, अब एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं ये मैंने आपको डेमो में समझाया था, पर मैं यहाँ पे भी ब्रीफ करूंगी आपको। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं कि वो सब्सटेंस होते हैं या वो पार्टिकल आइडल जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते और छोटे पार्टिकल्स में। जैसे कि आप याद करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये पूरा आपका जो टेबल है ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट की टेबल याद करते हैं ना, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपकी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल। सेल को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसके अंदर की कंपोजिशन को पढ़ते हैं कि हाँ न्यूक्लियस है, इसके अंदर यही चीज होता है, पर सेल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सेल सबसे छोटी यूनिट है। आपके घर बनाने की सबसे छोटी यूनिट क्या है? ईंट। ईंट से रूम बनता है, दीवार बनती है, ठीक है, फिर घर बनता है और पूरा एरिया बनता है। इसी तरह किसी भी पार्टिकल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एलिमेंट। एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और हमारे एलिमेंट्स होते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, ये आप लोग जानते हैं और आगे हम इसको पढ़ेंगे भी। फिर ये कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मेटल, नॉन मेटल, सारे ही, ठीक है, तो ये हो गए एलिमेंट्स। अगर हम बात करें कंपाउंड्स, तो दो तरह के एलिमेंट, देखिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, ये दोनों मिल गए तो ये क्या बन गया? कंपाउंड। ठीक है, H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन है, कार्बन है, दो एलिमेंट मिल गए, कंपाउंड। लेकिन एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, दोनों ही क्या होंगे? प्योर होंगे। तो आप बोलेंगे कि मैम इसमें दो तरह के एलिमेंट हैं पर ये प्योर है, कैसे? क्योंकि ये जो दो तरह के एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं वो केमिकली कंबाइंड हैं। समझ रहे हैं? केमिकली कंबाइन है, उनको आप ऐसे अलग नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है? प्योर सब्सटेंस है। तो यहाँ पे हमने जाना कि साइंस की लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल यानी एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है, तो वो क्या चीज होगा? वो प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी की भी बात कर लीजिए। और प्योर सब्सटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड, दोनों ही प्योर होंगे। एलिमेंट का एग्जाम्पल आपका हो गया मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल सारे, और कंपाउंड का आपका एग्जाम्पल हो गया H2O, CO2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और उन्हें कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड को एक टेबल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि जो टेबल्स दी होती हैं, चार्ट्स दिए होते हैं, हम चैप्टर पढ़ते वक्त उसको इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ये ऐसे ही दिया हुआ है, या फिर चैप्टर के एंड में दिया होता है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और जो स्कूल में क्लास होती है उसमें भी टीचर्स उसको छुड़वा देते हैं कि बच्चे खुद कर लेंगे। लेकिन आपको सारी टेबल्स, कॉलम्स, सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो 10th का पेपर बनता है 70 to 80% एनसीईआरटी से बनता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी का कोई भी कोना नहीं छोड़ना है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल, बुक, चैप्टर सब कुछ कवर करना है। तो प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड दो भागों में डिवाइड किया है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे टेबल की फॉर्म में डिफाइन किया है। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वही मैंने कहा कि आप एलिमेंट्स को फिर से नहीं तोड़ सकते। जैसे आपको पता है कि सेल से बना है टिश्यू से बना है ऑर्गन से बॉडी। इसी तरीके से एलिमेंट से जुड़ के और चीज़ें बनती हैं, फिर पूरा जो कंपोजिशन होता है, कोई सब्सटेंस होता है, वो बनता है। तो एलिमेंट सबसे छोटी यूनिट है, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यह सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसी से बना हुआ है कोई भी सब्सटेंस।
तो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। जब आप एलिमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। ऐसा सब्सटेंस जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या है, वो एलिमेंट है। कंपाउंड क्या है, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। जो कंपाउंड होते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले होते हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे सिंपल कंपाउंड, सबसे सिंपल और सबसे छोटी यूनिट है। अगर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को लेकर एक फिक्स्ड रेशो में, एक बात ध्यान रखना है फिक्स्ड रेशो में कि एक फिक्स्ड रेशो होगा कि भाई 2:1, 1:2, ठीक है, एक फिक्स्ड रेशो होगा तो वो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। और जिसको हम फिजिकल मैथड से ब्रेक नहीं कर सकते उसके लिए हमें केमिकल मैथड अपनाना होगा। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि ये फिक्स्ड रेशो का क्या मतलब है। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर बनता है, लेकिन उसके लिए एक फिक्स रेशो है कि हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, तभी पानी बनेगा, यानी H2O आप सब जानते हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन का कितना है, 1 मॉलिक्यूल है। अगर ये सिर्फ आपने HO लिख दिया तो क्या ये वाटर बनेगा, नहीं, ये कुछ और बन जाएगा। यहाँ पे रेशो क्या हो गया, 1:1, एक ये। यहाँ पे रेशो क्या है, 2:1। इसका मतलब कंपाउंड तभी बनता है जब हम किसी चीज को एक फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड रेशो में लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी क्वांटिटी में लेंगे तो कोई कंपाउंड बन जाएगा, उसके लिए फिक्स है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी वहाँ ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, कार्बन 1 होना चाहिए, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सिर्फ CO है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो कंपाउंड ऐसी चीज है जो एलिमेंट से बना होगा, प्योर होगा, एक फिक्स्ड रेशो में बना होगा, और जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड, यानी कि इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, इन सब तरीके से आप नहीं सेपरेट कर सकते। उसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी तो ही आप ब्रेक कर सकते हो कंपाउंड को। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है सेकेंड कॉलम में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी। अब इसका मैंने कहा था कि आपको रिवाइज करना है, एलिमेंट की जो टेबल है और सबके सिंबल याद करके आना है और रिवाइज करना है। जैसे कॉपर का सिंबल क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं, कॉपर के लिए Cu लिखते हैं, हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं, आयरन के लिए Fe लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और याद होनी चाहिए। कंपाउंड में वाटर, मीथेन, शुगर और सॉल्ट, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज मिक्सचर। यहाँ हमने अभी ये तो समझ लिया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर होता है जो एक ही तरीके के पार्टिकल से बना होता है, वो प्योर होता है। अब इम्प्योर क्या होता है, इम्प्योर होता है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है, जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। बहुत ही अच्छे से इस चीज को, सेंटेंस को समझना कि जो मिक्सचर है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो मिक्सचर बना लेता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हम केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली कंबाइन कर रहे हैं। फिजिकली कंबाइन जो मिक्सचर होता है उसे हम फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं फिजिकल मेथड अपना के। फिजिकल मेथड क्या है, जैसे हाथ से आपने चुन चुन के अलग कर दिया, या फिर फिल्ट्रेशन करके अलग कर दिया, यानी छान के अलग कर दिया, या फिर क्या किया, छानने के अलावा आप इवेपोरेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सारी टेक्निक को अपना के अगर किसी चीज़ को सेपरेट कर पाते हैं तो वो कहलाता है फिजिकल मैथड। और मिक्सचर को हम फिजिकल मैथड से सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन वहीं अगर कंपाउंड होता है तो हम उसे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम समझ रहे हैं मिक्सचर। अगर आप साधारण भाषा में देखें कि मिक्सचर, तो अपने आसपास आप जो मेटल देखते हैं ना, उसमें ज़्यादातर चीज़ें मिक्सचर हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस बहुत कम है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आइदर वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो क्या है, मिक्सचर है। लाइक एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी जो एयर है जिसमें आप ब्रीद इन कर रहे हो, वहाँ से आप तो सिर्फ ऑक्सीजन को ब्रीद कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपके जो एयर है उसमें नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो एयर क्या है, इन गैसेस का मिक्सचर है। इसी तरीके से किसी भी चीज को बात करें, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, तो वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास जितनी भी हैं वो मिक्सचर हैं, ठीक है। मैं इसका आपको सिंपल सा उदाहरण देती हूँ कि जो मिक्सचर होता है वो किसी भी फिक्स्ड रेशो में नहीं होता है। किसी भी चीज को आप मिक्स कर दीजिए, वो बन गया मिक्सचर, ठीक है। जैसे कि पानी में आपने चीनी डाल दिया, वो मिक्सचर बन गया।
पानी में आपने लेमन जूस डाल दिया, वो मिक्सचर बन गया। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारे मिक्सचर अपने आसपास देखते हैं। अब मिक्सचर को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। और जो मिक्सचर है उसमें फिक्स्ड रेशो की बात नहीं होती है, कितना भी मिलाते हैं। ठीक है, और जो नया प्रोडक्ट बनता है वो भी कितना भी रेशो में आता है, उसका कोई फिक्स्ड रेशो या प्रोपोर्शन नहीं होता है कि जैसा हमने कंपाउंड में देखा था कि 2:1, 1:2 एक फिक्स्ड रेशो में ले रहे थे और जो क्वांटिटी बनती है वो फिक्स्ड। लेकिन मिक्सचर में क्या है, जैसे सिंपल आप अपने घर में उदाहरण देख सकते हैं कि आपका राइस है, चावल है, उसके अंदर मिक्स होते हैं क्या, धान मिक्स होते हैं, तो वो क्या है, मिक्सचर, जिसको आप सेपरेट कर लेते हैं। कैसे, हाथ से चुन चुन के सेपरेट कर लेते हैं। या चावल में कंकड़ होते हैं, तो चावल की मात्रा ज़्यादा होती है, कंकड़ कम होते हैं, तो उसे चुन चुन के निकाल देते हैं, वो भी क्या है, मिक्सचर है, चावल का और कंकड़ का। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हाथ से नहीं चुना जाता, तो उसके लिए एक सूप होता है, सूप से फटकते हैं और उससे वो सारे पार्टिकल उड़ जाते हैं, तो वो भी क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर, और जो आप चाय पीते हैं वो भी तो मिक्सचर है, कॉफ़ी पीते हैं वो भी तो मिक्सचर है। क्यों, उसमें शुगर है, उसमें कॉफ़ी है, टी लीव्स हैं, तो ये क्या है, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी मिक्सचर हैं। अब मिक्सचर को हम दो भागों में बांटते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर एंड व्हाट इज हेट्रोजेनस मिक्सचर? देखिए, होमो जो उसके नाम से ही सही से सुनाई दे रहा है, होमो, होमो का मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था कि कंप्लीट, जो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, पूरे जो आपका क्वांटिटी है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। और हेट्रोजीनस, जो कंप्लीटली पूरे सब्सटेंस में नहीं होता एक जैसा, उसको हम हेट्रोजीनस बोलते हैं। यानी होमोजीनस का मतलब, जैसे आपने ग्लास लिया, पानी है उसके अंदर, उसमें चीनी डाली और उसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, अच्छे से घोल दिया, तो आपको चीनी कहीं दिखेगा नहीं, उस चीनी का स्वाद पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा और उसे पिएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि पहले घूंट में अलग स्वाद आएगा, दूसरे घूंट में अलग स्वाद आए, पूरे पानी में एक जैसा ही तो स्वाद आएगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो वो क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। इसी तरह नींबू का रस डाल के, नमक डाल के मिक्स करके पीते हैं ना, तो उसको भी आप पिएंगे तो वो कैसा होगा, पूरा एक जैसा होगा और पूरा एक जैसा कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या है, होमोजीनस मिक्सचर, यानी जो पूरा कंप्लीटली पूरे सब्सटेंस में एक जैसा ही थ्रू आउट द सॉल्यूशन होता है या थ्रू आउट द सब्सटेंस, तो वो कहलाता है होमोजीनस। अगर हम बात करें हेट्रोजीनस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनस में क्या होगा, कंप्लीटली उस चीज में वो मिक्स नहीं होगा पूरे सॉल्यूशन में या पूरे सब्सटेंस में। लाइक आप देख सकते हैं कि चॉक, ठीक है, पानी में चॉक पाउडर आप डाल दो या मिट्टी डाल दो तो वो कैसा रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, फिर बैठ जाएगा नीचे, ठीक है, तो वो कैसा होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर दो तरीके के हैं, आपको पता चल गया। मिक्सचर किसी भी दो चीज को भाई मिला दो, वो मिक्सचर बन गया। आपने देखा होगा जो नमकीन खाते हैं उसके ऊपर लिखा होता है दिस इज मिक्स, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर क्यों लिखा होता है, क्योंकि उसमें मूंगफली बड़ी होती है, बहुत सारी तरह की चीजें मिक्स की होती हैं, इसलिए वो मिक्सचर है। किसी भी चीज को मिक्स कर दो आप, किसी भी क्वांटिटी में मिक्स कर दो, वो मिक्सचर है। ठीक है, समझ गए। और मिक्सचर दो तरह के हैं, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस जिसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो, हेट्रोजीनस जिसमें ना हो। यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको प्यार से आराम से बस सुनते जाना है, मेरी आवाज़ को कानों में जाने दो और चीज़ों को रिकॉग्नाइज होने दो, ठीक है, अपने दिमाग में रिकॉग्नाइज होने दो। इसके बाद पेन लेना, कॉपी लेना और दोबारा से वीडियो को प्ले करना, फिर सारी डेफिनेशन को नोट डाउन करना और फिर फाइंड आउट करना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। मिक्सचर, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है कि मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, बहुत सिंपल, जैसा मैंने समझाया वैसे ही लैंग्वेज में आपके लिए लिखा है कि मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एक चीज याद कर लीजिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा पूरे थ्रू आउट, तो वो होमोजेनस कहलाएगा। जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, नमक और पानी का सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ शुगर, तो ये क्या है, होमोजेनस। हेट्रोजेनस की डेफिनेशन क्या होगी, मिक्सचर विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो, ठीक है, एक जैसा ना मिक्स हो, तो वो क्या होते हैं, हेट्रोजेनस। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सॉइल, आप मिट्टी को देखिए तो मिट्टी में भी तो बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रिशंस होते हैं। आपको पता है कि पेड़ों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है, तो मिट्टी में भी तो आपको पता है कि गैसेस होती हैं, मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो मिट्टी भी क्या है, मिक्सचर है। इसके अलावा मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर,
अगर आप पानी में तेल डालिए, 1 ग्लास पानी लीजिए, उस पर तेल डालिए, क्या वो मिक्स होगा? नहीं होगा, फ्लोट होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप करके देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी लो और उसमें 2-4 ड्रॉप तेल डाल दो, कोई सा भी तेल डाल दो, सरसों का तेल डाल दो, वो ऊपर क्या होगा? फ्लोट करता रहेगा, उसके अंदर पूरा मिक्स नहीं होगा। आप चम्मच से मिक्स करोगे तो भी वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो ये कैसा है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। साइंस पता है क्या? आपके आसपास चारों तरफ साइंस है। अगर आप साइंस को ऐसे देखेंगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, तो आपको बहुत टफ लगेगा। लेकिन साइंस को देखेंगे, यार पूरी जगह तो साइंस है, पूरी एरिया में, हमारे घर में, किचन में, हमारी बॉडी में, सब जगह तो केमिस्ट्री हो रही है, सब जगह तो फिजिक्स है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है ये तो, ठीक है, हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे फिजिक्स है, साउंड ट्रेवल कर रही है, चारों तरफ साइंस है। तो इसको एंजॉय करो, आपको चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। और डेफिनेशन भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ में आ गया खुद लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। बस जो प्रिंसिपल और लॉज होते हैं वो आपको याद करके लिखने होते हैं। अब बच्चों को मिक्सचर और कंपाउंड में कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए यहाँ पे टेबल दी है कि मिक्सचर और कंपाउंड क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस 2 तरह के होते हैं बेटा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और मिक्सचर हमने पढ़ा कि मिक्सचर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर। और कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड होता है। अब मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा सा समझ लो बारीकी से, जिससे आपको आगे कोई भी कंफ्यूजन ना हो जब आप चैप्टर को पढ़ें। देखो मिक्सचर क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मिक्सचर का क्या मतलब है? मैंने जो आपको सिंपल बोला, आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को किसी को भी मिक्स कर दीजिए, वो मिक्सचर बन गया, उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, आप उनको अलग भी कर सकते हो। देखो भाई, चावल में कंकड़ और धान मिला दिए तो क्या वो नई चीज़ बनी? चावल ही तो है वो। आप उसको, धान को, कंकड़ को अलग कर दीजिए, चावल की जो प्रॉपर्टी थी वही तो रहेगी, बदल थोड़ी जाएगी। और कंपाउंड का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम जोड़ते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं जोड़ते हैं, केमिकली जोड़ते हैं और वो नया सब्सटेंस बनाते हैं, कुछ नया बनाते हैं। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन अलग चीज़ है, ऑक्सीजन अलग चीज़ है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है, इसकी कुछ और, लेकिन जब दोनों साथ में मिलते हैं, एक रेशो में मिलते हैं, H2O बना लेते हैं, तब ये बनता है पानी, जिसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। तो कंपाउंड क्या है कि कंपाउंड में एलिमेंट जब मिक्स होते हैं केमिकली तो एक नई चीज़ बनाते हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बदल जाएंगी। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन है मतलब आपने कोई चीज़ को मिक्स किया, ज़रूरी नहीं है हर बार सेम ही बने। जैसे कि आपने क्या किया, घर पे कुछ फ्राई बनाया, ठीक है, चूरा, और उसमें 2-3 चीज़ें मिक्स कर दी, इस बार वो कुछ और क्वांटिटी में बना, अगली बार आपने मिक्स किया कुछ और क्वांटिटी में बना, ठीक है। जैसे पोहा बना रहे हैं, पोहा में आपने क्या किया, उसमें टमाटर डाला, प्याज डाला, ठीक है, पोहा बन गया। अगली बार आपने बनाया फिर से, तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि 500 ग्राम ही बनेगा, हर बार आपकी क्वांटिटी अलग हो सकती है, पर वो रहेगा पोहा ही और वो मिक्सचर है। लेकिन अगर आप बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड में हमेशा न्यू सब्सटेंस एक फिक्स्ड रेशो में होगा। जैसे मैंने बताया कि वाटर क्या है, 2:1 में ही, अगर हाइड्रोजन 2 और वाटर ऑक्सीजन 1 है तभी वो वाटर कहलाएगा, वरना नहीं, यानी फिक्स्ड रेशो में होगा। थर्ड डिफरेंस है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है, जिन चीज़ों को हमने मिक्स की है वही प्रॉपर्टी रहेंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। वही मैंने कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, जब वाटर बनाता है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में भैया जो प्रॉपर्टी थी वही तो रहेगी। आपने पोहा बनाया, उसमें मूंगफली डाल दी, तो क्या पोहा की प्रॉपर्टी बदल गई? जी नहीं, वो तो वही प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो चीज़ें आपने मिक्स की हैं उन्हें आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड से। जैसे मैंने बोला कि चावल में धान मिक्स हैं, ठीक है, या दाल में कंकड़ हैं, तो उनको आप मिक्स कर दे सकते हो सेपरेट। हाथ से देखा होगा कि बीन लेते हैं, जिसे हैंड पिकिंग कहते हैं। हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुन चुन के बाहर निकाल देना, ऐसे आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है।
फिल्ट्रेट करके सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि पानी में रेत मिला दी बच्चे ने, पूरी टंकी के पानी में रेत मिला दी, अब क्या होगा, क्या पानी की प्रॉपर्टी बदल गई? जी नहीं, आप उसको सेपरेट कर सकते हो, वहाँ पे फिल्ट्रेट लगा दोगे, पानी सारा फिल्टर आउट होकर दूसरे बर्तन में स्टोर कर लोगे और जो रेत है उसे सेपरेट कर लोगे, ठीक है। लेकिन कंपाउंड्स को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यहाँ पे आपको रिएक्शन करनी पड़ेंगी, एंजाइम्स देने पड़ेंगे, ठीक है, जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, तब जाके वो चीज़ सेपरेट होगी। आई होप आपको मिक्सचर और कंपाउंड में अब कोई कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन। भाई हम प्योर सब्सटेंस जान चुके हैं, सब्सटेंस जान चुके हैं, हम ये भी जान चुके हैं कि मिक्सचर क्या होता है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है। सॉल्यूशन, यहाँ मैथ्स के सॉल्यूशन की बात नहीं है, यहाँ केमिस्ट्री के सॉल्यूशन की बात है। तो सॉल्यूशन क्या है, मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पूछ रही हूँ, ठीक है, वरना कोई बच्चे बोले कि मैम सॉल्यूशन मतलब मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वो मैथ्स का सॉल्यूशन, ठीक है। तो थोड़ा फॉर फन, आपको बहुत ईजिली स्माइल करके पढ़ना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, तो ही आपको मज़ा आएगा। सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इन विच द पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 1 nm। सॉल्यूशन क्या होता है कि हम जब किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करते हैं, दो कंपोनेंट को मिलाते हैं, जिसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, जिसे आप ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। और सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस का मतलब क्या, जो कंप्लीटली पूरे में डिसॉल्व हो, 2 और मोर कंपोनेंट्स का, पार्टिकल साइज 1 nm से छोटा होता है, नैनोमीटर। nm का मतलब क्या होता है बेटा, नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या होता है, देखिए नैनो क्वांटिटी होती है, यानी 10⁻⁻⁹। ये सारी चीज़ें जो होती है फॉर्मेट होने का होता है, लिखने का। अब बोलेंगे 10⁻⁻⁹ क्या होता है, कई बच्चों को ये ना पता हो, तो देखिए 1 लिखिए, इसके नीचे इसमें 1 में 9 0 लगा दो, ठीक है, समझ गए, 9 0 लगा दो, एक को डिवाइड करो, 1 यहाँ पे नीचे 9 0 हैं, तो ये क्या आएगा, 0.00080.1 आएगा। तो इसको हम क्या लिख देते हैं सिंपल फॉर्मेट में, 10⁻⁹, जिसको नैनोमीटर कहते हैं। मतलब पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम देख नहीं सकते माइक्रोस्कोप में भी, और कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। आपने शिकंजी पी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मियों में शिकंजी पीते हैं, जिसमें चीनी मिक्स करते हैं, नींबू मिक्स करते हैं, नमक मिक्स करते हैं। क्या आप उसको देख पाते हैं मिक्स करने के बाद, उसमें आपको चीनी और नमक नज़र आता है? नहीं, और पूरा का स्वाद एक जैसा ही होता है। तो वो कैसा है, सॉल्यूशन है और होमोजेनस सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल को ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रीन कलर से देख सकते हैं। कप ऑफ कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पीते हैं, फर्स्ट सिप और लास्ट सिप सेम टेस्ट होता है ना, पूरा उसमें आपको कॉफ़ी का फ्लेवर आएगा, शुगर का फ्लेवर आएगा, और एक जैसा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएगा। परफ्यूम, परफ्यूम भी क्या है, आपकी पूरी बॉटल में बहुत सारी फ्रेग्रेंस को मिक्स किया गया है, पूरी बॉटल में एक जैसे ही फ्रेग्रेंस होगी। कफ सिरप, जो आप खांसी की दवा पीते हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, होमोजेनस, पूरा एक जैसा ही होता है। इसके अलावा नमक या चीनी, सॉल्ट या शुगर का जो आप पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं, वो भी क्या होगा, होमोजेनस सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर दिखा रखी है, ठीक है, इसके आसपास आपको लेमन और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जो ये सॉल्यूशन है ये कैसा है, होमोजेनस। देखो आर पार, ग्लास के आर पार दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, होमोजेनस सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें हम मिक्स करते हैं तब थर्ड चीज़ बनती है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या होता है कि जिस चीज़ को हम डिसॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ सोल्यूट नहीं है, सॉल्यूट है। जिस चीज़ को भी हम डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो दो चीज़ें होंगी, और जब ये दोनों मिक्स हो जाती हैं तो बना लेता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, देखो कितना अच्छा रिलेशन है, सबका नाम एस से है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूट क्या होता है, जिस भी चीज़ को आप डिसॉल्व करेंगे वो होगा सॉल्यूट। अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। इन अ सॉल्यूशन आपको याद रखना है, तो वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ये आपके लिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है, अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन
कॉल्ड सॉल्यूट। एग्जाम्पल शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्यूट। जिस भी चीज को आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। कोई भी लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, सॉल्वेंट। और बनेगा जो, वो क्या बनेगा, वो बनेगा सॉल्यूशन। तो तीन चीजें हो गई। तो ये क्या है आपका, देखो मैंने इमेज में दिखाया है सॉल्यूट, ये आपके शुगर के क्रिस्टल्स हैं, तो ये क्या है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट, ये वाटर क्या है, सॉल्वेंट। और जो हमने ये फिगर देखी थी ये क्या है, सॉल्यूशन, क्योंकि ये पानी है और चीनी है, मिक्स है, तो ये क्या बन गया, आपका सॉल्यूशन बन गया। तो मैं आपको इमेज क्यों दिखा रही हूँ, देखो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि जो हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, वो हमेशा इमेज को स्टोर करता है और बहुत जल्दी उसको रिमेंबर कर पाता है, लेकिन जो वर्ड्स है वो कैप्चर नहीं करता। तो देखिए इसका मैं लाइव एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे ही मैं अगर बोलूँ स्कूल, ठीक है, जैसे ही आप बोलो स्कूल तो आपके दिमाग में क्लिक होता है और आपको स्कूल की इमेज नजर आती है, ना कि स्कूल वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में स्कूल की इमेज है। जैसे मैं बोलूँ घर, तो घर बोलते ही आपको अपना घर नजर आएगा या किसी का घर की इमेज आपके ब्रेन में 1 सेकंड के लिए आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको ऐसे घर लिखा हुआ थोड़ी आपकी आंखों के सामने आएगा। इसी तरह मैं बोलूँ पेरेंट्स, मम्मी पापा, तो आपको अपने पेरेंट्स नजर आएंगे आंखों के सामने, ना कि वो वर्ड लिखा हुआ। यानी आपका दिमाग जो है इमेज को स्टोर करता है और इमेज को बहुत जल्दी याद करता है, वर्ड्स को नहीं। इसलिए यहाँ पे मैं आपको इमेज देख रही हूँ, आप डेफिनेशन भूल जाते हैं, आपके दिमाग में इमेज रखी हुई है, आप खुद डेफिनेशन रिक्रिएट करके लिख सकते हैं एग्जाम में। इसलिए बच्चों को हमेशा लोकेशन जब दिखाओ, आप कहीं जाते हैं, वो चीज आप कभी नहीं भूलते, लेकिन जो चीज लिखी हुई पढ़ी होती है वो भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इमेज को स्टोर करता है। बच्चों से बोला जाता है आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पर कैसे पढ़िए, किस तरीके से पढ़िए, ये नहीं बताया जाता। अगर ये बता दे तो फिर भाई हर बच्चा ही चैंपियन बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए आपके लिए थोड़े थोड़े डायग्राम इंट्रोड्यूस किए हैं जिससे आपको मजा आए। अब जो हमारा सॉल्यूशन है ये भी होमोजीनस होता है, हेट्रोजीनस होता है, जिसमें अगर आप बात करें ट्रू सॉल्यूशन की तो वही सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, जिसमें पूरा मिक्स। होमोजीनस का मतलब और हेट्रोजीनस का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। होमो मतलब जो पूरा मिक्स हो जाए, हेट्रो मतलब जो पूरा मिक्स ना हो पूरे में, तो वो होता है हेट्रोजीनस। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की, जहाँ पे सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूशन बनाएगा। ये अगर हम होमोजीनस सॉल्यूशन की बात करें तो ये बनता है सॉल्यूशन, जिसे आप ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, जैसे कि चीनी और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल। तो ये हमारा क्या है, होमोजीनस सॉल्यूशन है। हेट्रोजीनस सॉल्यूशन को हम 2 भागों में बांटते हैं, कोलॉइडल और सस्पेंशन। देखिए ये 2 टर्म इंट्रोड्यूस हुई हैं जिनका वर्ड थोड़ा नया है आपके लिए, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। ये क्या होते हैं आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज भी। यहाँ आप इतना जान लो कि होमोजीनस होता है ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजीनस 2 तरीके के होते हैं, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनस। पहले मैंने बात करी होमोजीनस बेचारा एक ही तरीके का ट्रू सॉल्यूशन है, तो पहले उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर कोलॉइडल और सस्पेंशन। A solution is a homogeneous mixture। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है ये ट्रू सॉल्यूशन है, ये होमोजीनस सॉल्यूशन है। वो कैसा होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है, यानी कंप्लीट थ्रू आउट द सॉल्यूशन मिक्स हो जाएगा। सेकेंड, पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। जो उसके पार्टिकल हैं 1 नैनोमीटर से भी छोटे होंगे, याद रखना 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ से भी छोटे होते हैं। कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, मतलब अपनी आप ऐसी खुली आंखों से या नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे भी प्लेस करोगे ना तो इसके पार्टिकल्स को नहीं देख पाओगे। डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अगर आप, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, चीनी पानी का घोल है, इसमें से लाइट पास करोगे तो वो स्कैटर नहीं होगा, पास आउट हो जाएगा, मतलब इसमें से पास आउट हो जाएगा, आपको आर पार लाइट पास होती हुई नजर आएगी। फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट इसकी प्रॉपर्टी, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, सॉल्यूशन इज स्टेबल। मतलब जो आपने चीनी का घोल बनाया, चीनी को अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। जब आप छन्नी से छानेंगे तो उसमें चीनी थोड़ी बचेगी। अगर आपने कंप्लीटली चीनी को चम्मच से अच्छे से बना दिया है, जिसको आप पीते हैं शिकंजी को, तो छन्नी में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है।
तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते। और ये सॉल्यूशन कैसा होता है, स्टेबल सॉल्यूशन होता है, ये एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारी होमोजेनस सॉल्यूशन की। कम टू द नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? अब भाई कंसंट्रेशन क्या नई बला आ गई? तो देखिए इसकी डेफिनेशन है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब ये कह रहे हैं कि जो आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, आपको हमेशा याद रखना है एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, जिसको डिसॉल्व करेंगे, जिसमें डिसॉल्व करेंगे। अगर जो आप क्वांटिटी डिसॉल्व कर रहे हैं वो किसी फिक्स्ड अमाउंट में कर रहे हैं और किसी जिसमें कर रहे हैं वो भी किसी फिक्स्ड अमाउंट में है, तो उसे कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। साइंस में कोई भी आप अलग काम करते हैं तो उसको एक नई क्वांटिटी या नया नाम दे दिया जाता है। अभी आपने क्या क्या घर पे शिकंजी बनाई, कभी आपने 5 चम्मच चीनी डाल दी, कभी आपने 3 चम्मच डाली एक ग्लास में। लेकिन अगर आप फिक्स कर दिया जाए कि आपको इतने लीटर पानी में, ठीक है, मान लो आप 1 लीटर पानी में और 40 ग्राम पर्टिकुलर आप क्वांटिटी डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखवा दी है, आपको याद कर सकते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। आपकी बुक में ये मेंशन है। कई बार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आपको इस तरीके से लिखा हुआ भी मिल सकता है, COS, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से इसको इंडिकेट किया जाता है। अब आपने देख लिया तो बोलेंगे ये सॉल्यूशन पढ़ाया गया, इसके 2 फॉर्मूले और तरीके से आते हैं और उस पर न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन आता है सॉल्व करने को, इसलिए फॉर्मूला याद रखना है तभी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब फॉर्मूला पता होगा तभी तो क्वेश्चन लगाएंगे। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बट हेयर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड्स। बहुत सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे 2 मेथड आपको बताएंगे, क्योंकि आपकी क्लास में आपको यही 2 मेथड अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि फाइंड द मास परसेंटेज, तो आप ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मास परसेंटेज के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए ऊपर आपको सॉल्यूट का मास लिखना है, यानी जितना आपने सॉल्यूट लिया है चीनी नमक उसका लिखना है, और नीचे सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट भी आ जाएगा, सॉल्वेंट भी, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनता है। नीचे आपको टोटल लिखना है, जैसे परसेंटेज निकालते हैं स्कूल में, मार्क्स गेन अपॉन में टोटल मार्क्स, वैसे ही ऊपर सॉल्यूट नीचे टोटल और इनटू 100 कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, मास परसेंटेज निकलेगा ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे हम उसका वॉल्यूम लिखते हैं। तो वॉल्यूम बोलेंगे मैम कैसे डिफरेंस होगा, यहाँ पे आप जो वेट लिखेंगे वो क्वांटिटी लिखेंगे वो ग्राम्स में लिखेंगे, समझ गए। लेकिन जब वॉल्यूम में लिखेंगे तो उसको क्वांटिटी को लीटर्स में लिखेंगे इनटू 100। तो ये आपके 2 फॉर्मूले हैं, दोनों को याद कर लो। पेपर में वॉल्यूम पूछे या मास पूछे, आइदर आप सॉल्व करने में कैपेबल होगे। एक आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2.1 है, उसको मैंने यहाँ पे लिया है जिससे आपका ये कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन दिया है अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम नमक है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, और पानी कितना है बेटा, 320 ग्राम है। तो यहाँ आप मुझे बता दो कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। 40 ग्राम नमक है तो नमक क्या हो गया, यहाँ पे नमक हो गया सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, वाटर कितना है 320 ग्राम, तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ मास, यहाँ पे आपको मास की टर्म में कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो जो क्वांटिटी दी होती है उसको आप नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला लिखो, उसके बाद देन अप्लाई द आपका जो भी पुट है उसको वैल्यूज को पुट कर दो। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्ट कितना दे रखा है 40 ग्राम,
सॉल्वेंट कितना दे रखा है 320 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो आपका सॉल्यूट 40 प्लस सॉल्वेंट 320 कितना हो गया 360 ग्राम, 360 ग्राम्स। ठीक है, अब परसेंटेज अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का कितना है 40 बेटा, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना निकला है 360 इंटू 100। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 और नीचे 36 कितने पे आता है 9 पे आता है, तो 1/9 और इंटू 100 कर दोगे, 100/9 डिवाइड करके देख लो 11.1 यानी 11.1111 आएगा, तो आपको 11.1% लिख देना है आंसर। तो ये आपका परसेंटेज में आंसर आ गया। इसको सॉल्व करके हाथ से एक बार अप्लाई करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और इंटरनल्स में भी। फिर हम चलेंगे आगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन। मैंने बात कर दी, होमोजीनस में ट्रू सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, कंसंट्रेशन क्या होता है वो जान लिया, क्वेश्चन भी कर लिया। अब जो होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, दो तरह के, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। कोलॉइडल एक नया टर्म है आपके लिए, तो देखते हैं कोलॉइडल होता क्या है। A solution is a kind of solution in which the size of solute particle is intermediate between the true solution and the suspension। देखिए तीन चीज होती है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल, सस्पेंशन। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है ये बीच में आता है, इधर हो गया आपके ट्रू भाई साहब और इधर हो गए आपके क्या सस्पेंशन भाई साहब। इसके बीच में जो आता है, इसके बीच में आता है हमारा कोलॉइडल। मतलब ट्रू सॉल्यूशन से साइज इसका बड़ा होगा, लेकिन सस्पेंशन से इसका साइड क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर आपको अरेंज करना हो तो आप इस तरीके से मार्किंग करके दिखा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सोप सॉल्यूशन, मिल्क, इंक और ब्लड, ये क्या है कोलॉइडल होते हैं। सोप सॉल्यूशन क्या है, पानी और साबुन का जो झाग होता है वो कैसा होता है, कोलॉइडल होता है। इसके पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, आपको लगता है कि कंप्लीटली मिक्स हैं, लेकिन जब आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको उसके पार्टिकल अलग अलग आपको नज़र आएंगे। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में क्या था कि माइक्रोस्कोप में भी देख लीजिए आपको पार्टिकल नज़र नहीं आएंगे। मिल्क हो गया, मिल्क भी क्या है, कोलॉइडल है। ठीक है, इसके पार्टिकल थोड़े से लार्ज होते हैं। इंक की बात कर लो या हमारे ब्लड की बात कर लो, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए कोलॉइडल। कई बार क्या होता है 1 मार्क में आपसे सिंपल एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो आपको इसलिए एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। और कभी भी आप डिफाइन करें तो आपको एग्जाम्पल रिमेंबर है तो ज़रूर लिखा करें केमिस्ट्री में, और अगर आपको रिएक्शन किसी चीज़ की है तो वो भी ज़रूर लिखें। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा कोलॉइडल होता है एक स्पेशल फिनोमेना परफॉर्म करता है जिसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। Why we called Tyndall effect? Because the scientist और फिजिशियन जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, पहली बार ऑब्जर्व किया था, उनका नाम टिंडल था। तो इस फिनोमेना को और इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है या होता क्या है, द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज अ लाइट बीम पासिंग थ्रू अ कोलॉइडल। जब हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हैं, लाइट को निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो लाइट जो होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है, फैल जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द इंडिविजुअल सस्पेंशन पार्टिकल स्कैटर एंड रिफ्लेक्ट लाइट मेकिंग द बीम विजिबल। और इसकी वजह से जो बीम है वो विजिबल हो पाती है। मैं इस चीज़ को दिखाती हूँ, जैसे कि आपने इस ग्लास में क्या किया, मेरी ड्राइंग सॉरी गाइज बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन कॉन्सेप्ट। तो ये आपका ग्लास ऑफ वाटर है, ये क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर नहीं है, इसमें क्या है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। मिल्क हो सकता है, ब्लड हो सकता है, ठीक है, कोई भी, या सोप सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया, यहाँ से लाइट पास करो। तो ट्रू सॉल्यूशन में हमने देखा था कि लाइट कंप्लीटली पास हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि लाइट जैसे ही जाएगी, यहाँ के पार्टिकल थोड़े थोड़े बड़े हैं, तो वो पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी और कोलाइड होगी। कोलाइड मतलब जैसे टकरा जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो कोलाइड होगी और स्कैटर हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी और इस तरीके से पूरी स्कैटर हो जाएगी। इसकी वजह से हमें ग्लास में ये लाइट पास होती नजर आएगी। जो ग्लास में लाइट पास हो रही है वो आपको विजिबली नजर आएगी। इस फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं।
इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये डायग्राम है इसका एग्जैक्टली आप इसको करके भी देख सकते हैं कि एक ग्लास में पानी लें और वो ग्लास मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। एक में आप ले सकते हैं चीनी पानी का घोल, तो चीनी पानी को कम्प्लीटली अगर डिजोल्व करेंगे तो इस तरीके से जो फर्स्ट वन है यहाँ पे कम्प्लीटली बाहर हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ वाटर, ठीक है, पूरा लाइट जो है पास हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, दूसरे में क्या लिया गया है, मिल्क, ये इसमें मिल्क लिया गया है। तो देखो लाइट क्या होगी, जैसे इसके पार्टिकल हैं, यहाँ पार्टिकल नहीं दिखाए, पार्टिकल से लाइट स्ट्राइक होगी, कोलाइड होगी और स्कैटर हो जाएगी और यहाँ पे आपको लाइट नजर आएगी, लाइट का जो पाथ है वो नजर आएगा, क्योंकि लाइट का एक पर्टिकुलर पाथ होता है, वो अपने पाथ से अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो वो चीज़ आपको विजिबल नज़र आएगी, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे वहाँ पे भी। इसका एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल तो है जो हम करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट। एक लाइव एग्जाम्पल होता है कि अगर आप जंगलों में गए हो या ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हो, बहुत लंबे लंबे पेड़ हो और धूप सही से नीचे नहीं आ पाती है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो, तो वहाँ पे अगर किसी पेड़ के नीचे बीच में भी कहीं पे थोड़ी सी लाइट दिन के टाइम में आती है, तो वो लाइट जिस एरिया से आती है, छोटा सा इस तरीके से पाथ होता है, वहाँ पे हमें पार्टिकल ऐसे से तैरते हुए नज़र आते हैं, मतलब वो बीम ऑफ लाइट हमें नज़र आती है। अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो पहले के टाइम में जो गाँव गए होंगे या जो गाँव में, जिन्होंने गाँव में कच्चे घर देखे हो, वहाँ पे क्या होता था कि रसोई घर में एक छत पर एक छेद बना दिया जाता था धुआं वगैरह निकलने के लिए, जैसे अभी चिमनी लगती है वैसे ही लगा दिया जाता था, एक नेचुरल मतलब मैन मेड बनाया जाता था, एक होल बना दिया जाता था, इसमें से धुआं निकलता था, दिन के टाइम इसे खोल के रखते थे, तो जब सनलाइट इससे पास होके आती है तो वहाँ पे एक छोटी ऐसे लाइट आती हुई नज़र दिखाती है और यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि धूल के कण पूरे रेंग रहे हैं, पूरा जो पार्टिकल्स हैं वो आपको नज़र आएंगे उसमें तैरते हुए। तो ये एग्जाम्पल है किसका, कोलॉइडल का, कि ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो इनमें से अगर कोई सा भी आपने देखा है, नहीं हो सकता है कुछ देखा हो, वरना आपके मम्मी से पूछ सकते हैं, पापा से, जिन्होंने ये चीज़ देखी होगी, और नहीं तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हैं घर पे। फिर बात करते हैं कोलॉइडल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने लिया, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले कोलॉइडल इज अ हिट्रोजेनस मिक्सचर, मैंने पहले ही बताया कि कोलॉइडल सस्पेंशन कैसे होते हैं, हिट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आई, हम इन्हें अपनी खुली आंखों से तो नहीं देख सकते, काफ़ी छोटे होते हैं, बट जब आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे अप्लाई करेंगे तो आप इसको देख पाएंगे। Colloidal are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. Colloidal जो होते हैं उसके साइज काफ़ी बड़े होते हैं और बीम ऑफ लाइट जो है ईजिली उसमें से पास हो जाती है और उसके पाथ को विजिबल बनाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि बीम ऑफ लाइट पास हो रही है और इसका पाथ जो है विजिबल है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ऐसा नहीं है कि आप जो साबुन और पानी का घोल है आप उसको थोड़ी देर रख देंगे तो उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, जी नहीं, उसके पार्टिकल वैसे ही रहेंगे, अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे, ठीक है। देन इट इज अ कोलॉइडल इज क्वाइट स्टेबल, तो हम कह सकते हैं जो कोलॉइडल है वो भी क्वाइट स्टेबल होता है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इसको भी आप फिल्ट्रेशन वगैरह से सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे आप मिल्क को छानोगे तो क्या कुछ बचेगा, नहीं, वो पूरा ही पास आउट हो जाएगा। But a special technique of separation known as centrifugation can be separate the colloidal particle, लेकिन इसके लिए स्पेशल टेक्निक होती है जिससे हम इसके पार्टिकल को सेपरेट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन क्या होता है, जो मथते हैं, जो दूध होता है उसको मथते हैं और उससे क्रीम निकाला जाता है, उसका प्रोसेस भी होता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसके पार्टिकल को सेपरेट किया जा सकता है। तो ये है आपकी कोलॉइडल सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज, इन्हें देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल, अब कोलॉइडल के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी का टेबल है, टेबल नंबर 2.1। समटाइम्स मैंने बोला कि बच्चे टेबल को और चार्ट्स को रिफ्यूज़ कर देते हैं कि ये शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्वेश्चन इनमें से कई बार बन जाता है एग्जाम में, तो आपको कोई भी कोना एनसीईआरटी का नहीं छोड़ना है। सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स फेज, ठीक है, डिस्पर्स मीडियम यानी कि जो आपका सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर आप डिसॉल्व करते हो उसे डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं, और फेज मतलब जिस क्वांटिटी को आप डिसॉल्व करते हो सॉल्यूट को, उसको वो बोला जाता है
फर्ज कहा जाता है। ठीक है, अब ये टाइप दिया हुआ है, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोलॉइडल के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर आप लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करो, लिक्विड इन गैस, लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करो तो वो एरोसॉल बनाता है, और इसका एग्जाम्पल है फॉग, क्लाउड और मिस्ट। आप बोलेंगे लिक्विड गैस में कैसे डिसॉल्व होता है? जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें लिक्विड है, पर आपको फील होता है जो वाटर वेपर है ये सारा लिक्विड तो है, किसके अंदर डिसॉल्व है? गैस के अंदर लिक्विड डिसॉल्व है। जब भी गैस के अंदर लिक्विड डिसॉल्व होगा उसे एरोसॉल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है फॉग, जो आप सर्दियों में देखते हो इतना सारा फॉग होता है, तो उसका एग्जाम्पल है। और ये क्या ऐसा होता है? कोलॉइडल होता है। इसके बाद सॉलिड गैस के अंदर, सॉलिड इन गैस, सॉलिड गैस के अंदर, तो आपकी जो हवा है ये एनवायरनमेंट है, इसके अंदर ये क्या है? गैस है, और इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी तो होते हैं स्कैटर्ड, तो ये भी क्या बनाता है? एरोसॉल बनाता है। इसका एग्जाम्पल है स्मोक। ठीक है, ऑटोमोबाइल जो एग्जॉस्ट निकलता है, धुआं निकलता है, सारे कार्बन कंपाउंड तो होते हैं जो गैस में मिल जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल ये है। गैस इन लिक्विड, अगर हम गैस को लिक्विड में मिक्स करें, ये तो आप सबने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक क्या होती है? एक लिक्विड होता है, उसके अंदर गैस को प्रेशर से मिक्स किया होता है, तभी वो आप जो पीते हो मज़ा आता है। ठीक है, तो ये फोम होता है, और शेविंग क्रीम में भी ये होता है। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में अगर हम मिक्स करते हैं तो दैट्स अ इमल्शन, और इसका एग्जाम्पल है मिल्क, फेस क्रीम। ये क्या है? ये सारे कोलॉइडल के एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन बनाता है, सोल कहते हैं, मिल्क या मैग्नीशियम या मड। गैस इन सॉलिड, गैस को सॉलिड में, गैस को सॉलिड में मिक्स करते हैं, दैट्स अ फोम। ठीक है, इसके बाद लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करते हैं तो वो जेल बनाता है, जिसको जेली, चीज़, बटर, ये सारे एग्जाम्पल हैं। और सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड को सॉलिड में तो दैट्स अ सॉलिड सोल, और इसका क्या है? कलर्ड, गैमस्टोन और मिल्की ग्लासी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कोलॉइडल के जो आप देख सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कई बार वर्ड आ जाता है एरोसॉल क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। लिक्विड इन लिक्विड दैट मीन इमल्शन, लिक्विड इन गैस दैट मीन एरोसॉल, और इसके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। कम टू द सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है? सस्पेंशन आर अ हिट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। भाई देखो, जो हमारा सस्पेंशन है ये भी हिट्रोजेनस का ही एक टाइप है। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, रादर दे रिमेन सस्पेंडेड इन बल्क थ्रू आउट। तो भाई इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं ना कि ये पूरा इसमें डिजॉल्व नहीं होता और सस्पेंड हो जाते हैं। इसके पार्टिकल सस्पेंड कर देते हैं ना, तो इसके पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज लार्ज इनफ टू विजिबल फ्रॉम द नेक्ड आई। और इसके पार्टिकल भाई इतने बड़े होते हैं कि आप इन्हें अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। आप बोलेंगे मैम इसका एग्जाम्पल, तो देखिए थोड़ा सा मिट्टी को लेके आइए, पानी के एक ग्लास में मिक्स करो और वो आपका एक सस्पेंशन सॉल्यूशन बना लेगा, आपको मिट्टी पूरी नजर आएगी। इसके अलावा चौक, जिससे बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे टीचर्स लिखती हैं, उस चौक का पाउडर बनाओ, उसको पानी में मिक्स करो, उसके पार्टिकल आपको नजर आएंगे। और जैसे ही आप उन पार्टिकल को डालोगे ग्लास में, ये ग्लास है पानी का, इसमें आपने चौक पाउडर डाला, तो क्या होगा? वो यहाँ पे पहले आपको घूमते हुए नजर आएगा और थोड़ी देर बाद उसको रख दोगे तो वो सारा नीचे बैठ जाएगा, नीचे तले पे बैठ जाएगा, यानी सस्पेंड हो जाएगा। इसके पार्टिकल क्या होते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं, आपको नजर आते हैं। तो ये एग्जाम्पल होता है सस्पेंशन का। मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सस्पेंशन का, ठीक है, जो आपको नजर आए। इसके बाद मडी वाटर, मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, एयर, फॉग, मिल्क, ये सारे आपके एग्जाम्पल किसके हैं? सस्पेंशन के। हर चीज़ की आपको डेफिनेशन विद 2 एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो हमने बताया बेटा यही इसकी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो ये हिट्रोजेनस मिक्सचर है, हिट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। दूसरी बात, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, रादर दे रिमेन सस्पेंडेड इन बल्क थ्रू आउट। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिजॉल्व, कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते। अगर आप बहुत ज़्यादा चम्मच से घुमाएंगे ना तो भी वो आपको थोड़ी देर तक घूमते हुए नजर आएंगे, जैसे ही चम्मच हटाएंगे धीरे धीरे वो सेटल डाउन होने लग जाते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज लार्ज इनफ टू विजिबल फ्रॉम नेक्ड आई। आप इन्हें खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, और आप इसको करके भी देख सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, मेक पाथ विजिबल। और इसमें भी जो बीम ऑफ लाइट आप पास करेंगे वो आपको स्कैटरिंग
कूलिंग फिनोमेना दिखाएगा टेंडर इफेक्ट, और लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होगा। लास्ट प्रॉपर्टी, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सॉल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। आप उसे डिस्टर्ब मत करिए, थोड़ी देर चौक को घोल के रख दीजिए, उसका पूरा जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ये अनस्टेबल है। आपने घोला, घुल गया, फिर रखा, फिर नीचे बैठ गया, फिर घोला, फिर रख गया, मतलब ढीठ टाइप का बच्चा है ये। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और इसको आप सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। देखिए थोड़ी देर तक रख दीजिए, चौक सारा नीचे बैठ जाएगा, अब छन्नी से छान लो, फिल्टर पेपर से छान लो, चौक अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी बेटा, सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने कोलॉइडल, सस्पेंशन सबकी प्रॉपर्टीज देख ली, मिक्सचर के बारे में देख लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं सेपरेट, तो अब मिक्स तो कर दी, अब इनको सेपरेट करने के हम तरीके देख लेते हैं, उन तरीकों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन कि सेपरेशन क्या होता है, तो मिक्सचर जो है 2-3 क्वांटिटी को हमने मिक्स किया है उसको अलग करना क्या कहलाता है, सेपरेशन कहलाता है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, और आपको पता है कि जो मिक्सचर है उसके पार्टिकल को हम सेपरेट कर देंगे तो कोई उसकी प्रॉपर्टी बदलने वाली नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद व्हाई वी सेपरेट, हमें क्या ज़रूरत है सेपरेट करने की, तो हमें कुछ इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए, अपने उपयोग के लिए उन्हें अलग करना ज़रूरी है। सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप दूध में से क्रीम अलग नहीं करेंगे तो ना आपको घी मिलेगा ना आपको मक्खन मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ हमें दूध से अलग करके ही तो निकालनी पड़ती हैं, वरना सिर्फ दूध पीजिए ना तो आपको घी मिलने वाला है ना मक्खन मिलने वाला है। तो ये मेथड्स हम अप्लाई करते हैं, जो हम ज़मीन से ओर निकालते हैं, ओर मतलब पूरा रॉ मटेरियल होता है, फिर इसमें से सारे जो आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अलग किया जाता है। आपको पता है कितनी तरह की धातु होती है, उनको अलग किया जाता है, मेटल्स को अलग किया जाता है। अगर ना करें तो आपको कहाँ से मिलेगा, आयरन, स्टील, ये सारा तो एक ही में मिक्स होता है ना भाई, अपनी मिट्टी में, ओर्स में, तो सबको सेपरेट किया जाता है, तभी तो हम ये कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं, घर बना पा रहे हैं, बिल्डिंग्स बना पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें मिक्सचर्स को सेपरेट करने की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मिक्सचर को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है। अब देख लेते हैं कौन कौन से वो मेथड हैं जिनसे हम सेपरेट कर सकते हैं। नंबर 1, इवेपोरेशन। सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। गैस जला दीजिए, ठीक है, और चीज़ को हीट करने दीजिए, इवेपोरेट होगा एक टेम्परेचर के बाद। फिल्ट्रेशन यानी छलनी से छान लेना। मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूजेशन। अब एक एक के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है, मैं इसका आपको थोड़ा सा डायग्राम ही दिखा देती हूँ। देखो ये इवेपोरेशन का पूरा सेटअप है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे नीचे हीट अप्लाई करनी होती है। ये तो छोटे स्केल पे आपको लेबोरेटरी के लिए दिखाया है, बड़े स्केल पे हमारे बड़े कंटेनर्स होते हैं कि आपको हीट अप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इवेपोरेशन में हम क्या करते हैं, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जो नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी से, तो वो इवेपोरेशन पानी मेथड से ही बनाया जाता है। पूरा एक पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर वहाँ पे पहले उसको मतलब फर्स्ट प्रोसेस होता है कि उसमें से गंदगी वगैरह एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, फिर इवेपोरेशन मेथड अप्लाई करके पानी जो होता है पूरा उड़ जाता है, और जो हमारा नीचे बचता है कंटेनर में वो सॉल्ट बचता है। फिर आगे उसे फर्दर आयोडीन वगैरह मिक्स करके सप्लाई किया जाता है। तो इवेपोरेशन से आप ये बनाते हैं। यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, इंक को सेपरेट किया जा रहा है। ये आपका देखिए वाटर है, ये बीकर है, यहाँ पे वॉच ग्लास है जिसमें आपने रखा है, यहाँ इंक है, और यहाँ पे वेपर है। तो वेपर से सारा ये इवेपोरेट हो जाएगा और आपको इंक मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट मेथड था हमारा, क्या, इवेपोरेशन। आप समुद्र से जो नमक बनाते हैं, आपकी गवर्नमेंट बनाती है, तो वो इवेपोरेशन मेथड से बनाते हैं। सेकेंड वन इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छान लेना, वही जो सस्पेंशन है, जैसे पानी और ये आपका चौक का घोल हो गया, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। या फिर ये चीज़ इंडस्ट्री में अप्लाई की जाती है कि हो सकता है कि दो मिक्सचर उसमें
एक पार्टिकल बड़ा है और एक छोटा है तो हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लगाएंगे और फिल्टर आउट कर लेंगे। जैसे मैंने बोला कि पानी की टंकी में, आपकी सोसाइटी की पानी की टंकी में बच्चे ने बहुत सारी रेत डाल दी, अब क्या करेंगे, उसे फिल्ट्रेशन से फिल्टर आउट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लगा देंगे या फिर फिल्टर मशीन लगा देंगे, यहाँ से पानी जाके दूसरे टंकी में या दूसरे बर्तन में स्टोर कर लिया जाएगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल चाय छानते हैं, वो भी फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है, पत्ती और उसको अलग कर देते हैं छन्नी से। तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन कहाँ यूज़ करते हैं, तो देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है कि अगर आपका जैसे कि नमक है, नमक में बहुत सारा मैग्नेट मिक्स हो जाता है, चूरा, चुंबक, मैग्नेट मतलब होता है चुंबक, लेकिन यहाँ चुंबक आप वो चुंबक मत बात कीजिए कि बड़ा बड़ा है, चुंबक का पाउडर है, चुंबक का पाउडर मिक्स हो गया, व्हाइट कलर का चुंबक का पाउडर है, वो मिक्स हो गया आपके नमक में। अब उसको आपको कैसे सेपरेट करेंगे, ये आपका बर्तन है, यहाँ पे नमक है और यहाँ पे चुंबक भी है, मैग्नेट भी है, तो आप एक मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट लेंगे और उसके ऊपर से निकालेंगे तो सारा मैग्नेट इसमें चिपक जाएगा और जो सॉल्ट है वो सेपरेट हो जाएगा, या फिर सैंड में मिक्स हो गया है, रेत में मिक्स हो गया है, तो इसे मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग किया जाता है। इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, जैसे हम ओर एक्सट्रैक्शन, मैंने बताई कि आयरन और कॉपर इन सारी चीज़ों को निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो जो लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, जिन चीज़ों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें इस तरीके से उनको मैग्नेट वालों को अलग कर लिया जाता है और नॉन मैग्नेट वालों को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद आता है सब्लिमेशन। तो भाई सब्लिमेशन का क्या होता है, सब्लिमेशन की डेफिनेशन आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई जाती है, जिसमें जो क्वांटिटी है आपका सॉलिड है डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में जाए बिना, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ये सब्लिमेशन की डेफिनेशन है कि आपका सॉलिड डायरेक्ट वेपर बनता है, लिक्विड नहीं बनता, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस से आप क्या अलग कर सकते हैं उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे शो करूंगी। ये है सब्लिमेशन अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, कैम्फर होता है, यानी जो कपूर आप जलाते हैं इस तरीके की क्वांटिटी, ठीक है, घर पे भी आपने देखा होगा कपूर जो पूजा में यूज़ होता है उसे बोलते हैं। और कई बार जब ये एक डिजीज़ आई थी उस टाइम बोलता था कपूर को स्मेल करिए, ठीक है, तो जो कपूर होता है इसे बोलते हैं खुले में मत रखिए वरना उड़ जाएगा। उड़ जाएगा क्यों, क्योंकि ये सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लीजिए आपके नमक में कपूर मिक्स हो गया है, अमोनियम क्लोराइड मिक्स हो गया है, अब आप क्या करेंगे, आपको पता है जैसे ही इसको हीट दी जाएगी ये सीधा वेपर बन जाएगा, भाप बन जाएगा, लिक्विड में नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, नीचे से हीट देंगे, यहाँ पे ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है, इसमें मिक्सचर को रख दिया, ऊपर हमने कॉटन लगा दी जिससे बंद कर दिया, जिससे भाप बन के भाई उड़े ना, यहीं पे स्टोर हो जाए। अब जैसे जैसे हीट करेंगे वो भाप बनेगा और भाप बन के इसकी दीवारों पे ऐसे से ठंडा होकर चिपक जाएगा। अब वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करके खुरच के निकाल लेंगे और जो हमारा बर्तन में क्या बचेगा वो नमक बचेगा। तो अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। इसके बाद हम देखते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या है, सेपरेटिंग फनल का मतलब होता है अगर आपके दो इममिसिबल लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं, एक टर्म यूज होता है इममिसिबल, इममिसिबल, मिसिबल मतलब होता है ऐसे दो लिक्विड मिक्स हो गए हैं जो आपस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, ठीक है, दुश्मनी है, आपस में मिक्स नहीं होते। जैसे कि पानी है, पानी में आपने तेल डाला, कभी भी मिक्स नहीं होंगे, आप कितना भी चम्मच से घुमा लो कभी भी मिक्स नहीं होंगे, तो हम बोलते हैं इन्हें इममिसिबल लिक्विड। अगर इस तरीके के लिक्विड मिक्स हो जाते हैं या कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, तो इसको हम सेपरेटिंग फनल की मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक फनल लगा दी गई, जैसे ही क्या होगा इसमें जो पानी है वो यहाँ पे आ जाएगा और तेल है वो ऊपर एक लेयर बन जाएगी, तैरता रहेगा। यहाँ से हम धीरे धीरे इस टोटी को खोल देंगे, पानी निकलता जाएगा, जैसे ही इस लेवल पे पहुँचेगा हम बंद कर देंगे, पानी अलग तेल अलग। तो इस तरीके से हम टू इममिसिबल लिक्विड्स को, पानी और तेल के अलावा और भी तरह के हो सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सेपरेटिंग फनल मैथड। 6 होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बेटा, क्रिस्टलाइजेशन हम यूज़ करते हैं इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। और क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल्स बनाते कैसे हैं, तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग खुद क्रिस्टल्स बना सकते हैं। देखिए आपने सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में साइंस में पहले पढ़ा होगा कि आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है,
अब इसमें आपने क्या किया, 1 चम्मच चीनी डाली, घोल दिया, घुल गया, फिर 1 चम्मच चीनी डाली, घोला, घुल गया, फिर 1 चम्मच डाली, इसी तरीके से आपने 5 या 10 चीनी डाली चम्मच और घुल गया। उसके बाद आपका भाई 1 ग्लास ही, आधा ग्लास ही तो पानी है, एक स्टेज के बाद आप उसमें चीनी डालोगे, घोलोगे, उसके बाद भी वो नहीं घुलेगा, ठीक है। अब वो घुलना बंद हो जाएगा, उसकी जितनी कैपेसिटी थी उसने घोल लिया, अब उसमें जगह ही नहीं बची घोलने की, अब वो चीनी यहीं पे रखी रहेगी, नहीं घुलेगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अब ये बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब एक पीक पॉइंट आ गया, इसके बाद आप फर्दर चीनी को नहीं घोल सकते, तो ये कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसके बाद अब इसको थोड़ा सा गर्म कर दो गैस पे, जैसे ही आपने गैस में गर्म किया, अब जो चीनी नहीं घुल रही थी वो घुल जाएगी। अब फिर से 1 चम्मच डाली, वो भी घुल गई गर्म करते करते, फिर 1 चम्मच डाली, फिर से घुल गई। जैसे आप देखते हैं चाशनी बनाते हैं तो ज़्यादा चीनी डिजॉल्व हो जाती है। अब इस गर्म करने में भी एक स्टेज आ गया जिसपे अब चीनी फर्दर नहीं घुलेगी, या नमक भी बोल सकते हैं, नहीं घुलेगा, तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर से भी ऊपर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर इसे आप रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर दो, इसके बाद धूप में कुछ टाइम के लिए सुखा दो, तो ये आप देखोगे इसका जो पानी है वो सारा उड़ जाएगा और आपको बर्तन में छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखेंगे, वो क्रिस्टल बिल्कुल वाइट और प्योर होंगे, और उसका साइज जो होगा वो इरेगुलर होगा। इरेगुलर, घर पे जो चीनी के दाने देखते हो सबका परफेक्ट साइज होता है, एक ही बराबर होता है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो क्रिस्टल्स बनेंगे उसमें कोई बड़ा क्रिस्टल बनेगा, कोई छोटा बनेगा, लेकिन बहुत सुंदर होंगे, और उन क्रिस्टल्स का जो जितनी भी इम्प्योरिटी होगी ना वो सारी वेपराइज हो जाएगी, हट जाएगी। तो ये टेक्निक अपनाई जाती है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। मैं जब स्कूल स्टैंडर्ड में हुआ करती थी तो हमने क्रिस्टल्स बनाए थे, शुगर के क्रिस्टल्स बनाए थे, और हमें बहुत सारी चीनी को वेस्ट किया था, काफ़ी डांट खाई थी अपने टीचर्स को खुश करने के लिए। आप ये बना सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप सॉल्ट के क्रिस्टल बनाएं, नमक के क्रिस्टल बनाएं, बहुत सारी चीनी बर्बाद ना करें, ठीक है। इसके बाद डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि अगर 2 मिसिबल लिक्विड मिक्स हो गए, फनल से तो आपने क्या था कि भाई पानी तेल 2 इमिसिबल दुश्मन है, मिक्स ही नहीं हुए, उसको तो आपने सेपरेट कर लिया। ऐसे तो लिक्विड है जो आपस में घुल गए, पूरी तरीके से घुल गए, अब उसे कैसे सेपरेट करोगे, तो उसके लिए होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि 2 लिक्विड हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, तो हम उसे डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे डिस्टिलेशन का मैं डायग्राम नहीं लगाया है, तो मैं आपको डिस्टिलेशन का बता देती हूँ कि डिस्टिलेशन में क्या होता है कि एक का टेम्परेचर एक 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, दूसरा 50 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, या 120 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं डिस्टिलेशन में, यहाँ पे एक हीटिंग के लिए लगा देते हैं, यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, और यहाँ पे पाइप लगा देते हैं, और यहाँ पे दूसरा कंटेनर लगा देते हैं। जैसे ही होगा, पहला जो चीज़ है, पहला लिक्विड है, वो जल्दी अपना गर्म होके अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा और वो वेपर बनने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट बनने के बाद भाप बनने लगता है ना, तो वो भाप होके ठंडा होके इस चीज़ में कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही दूसरे लिक्विड का टेम्परेचर आएगा, तब तक ये सारा वेपर बन के इसमें चला जाएगा, एक लिक्विड इसमें आ जाएगा, दूसरा लिक्विड इसमें आ जाएगा। तो अगर 2 लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है और वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, तब उसे डिस्टिलेशन से अलग कर लेते हैं। इसके बाद आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है कि भाई 2 या 3 लिक्विड मिक्स हो गए, लेकिन वो मिसिबल हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व हो गए, लेकिन उनके टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा ही डिफरेंस है, तो भी हम इसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, इसके साथ 2 पाइप और कनेक्ट कर देते हैं कि जैसे ही वो वेपर बनेगा एक में कलेक्ट होगा, जैसे ही इस टेम्परेचर पे पहुंचेगा दूसरे में कलेक्ट होगा। तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल तब अप्लाई करते हैं जब टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस हो। इसके बाद आता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी को हम कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, तो वो मैं बता देती हूँ। क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं आप किसी भी कंपोनेंट से सेपरेट करने के लिए, जैसे इंक है, इंक में से कलर सेपरेट करने के लिए। तो आपको मैं थोड़ा सा क्रोमेटोग्राफी का आपको यहाँ पे इमेज दिखा देती हूँ। आपकी बुक का क्रोमेटोग्राफी का हमारे पास अवेलेबल है। जो आपकी इंक होती है, ब्लैक इंक, आपको पता है ब्लैक कलर सारे कलर एब्जॉर्ब किए होता है, तो ब्लैक कलर में कितने और कलर से ये इंक बनी है उसको क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया जाता है, फिर अलग अलग कलर्स का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। तो इसका आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक इसका यूज़ होता है।
आपको क्या करना है, एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है इस तरीके से, यहाँ पे एक डॉट बनाना है इंक का। जो पेन होता है, पेन की निब निकाल के आप थोड़ा सा एक इंक डाल दीजिए एक पेपर पे, इस तरीके से वो डार्क स्पॉट बन जाएगा, लेकिन उसी वक्त उसको छूना नहीं है वरना पूरा फैल जाएगा। अब इसको सुखा लो, थोड़ी देर छुओ मत, सुखा लो। अब वो इंक का डॉट बन गया। अब उसको क्या करो, पानी में आपको डुबाना है, ठीक है। पानी में कैसे, एक पेंसिल से यहाँ पे लपेट के रख दो या पिन लगा दो, और यहाँ पानी है, पानी में आपको ऐसे डुबाना है कि आपका जो डॉट है वो आधा डूबे पानी में, और उसको कुछ घंटों के लिए ऐसे ही डूबा हुआ छोड़ दो। बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये कलर है ना, ऐसे ऐसे कलर सेपरेट हो जाएगा, ब्लू, रेड, ऑरेंज, जितने कलर इस ब्लैक इंक में होंगे वो सारे एक एक अलग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से कलर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, टू सेपरेट कलर्स इन डाई, जो आपका डाई होता है उसमें से कलर सेपरेट करने के लिए। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, जो हमारे प्राकृतिक कलर होते हैं उसमें से पिगमेंट सेपरेट करने के लिए। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में ड्रग सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूजेशन जो मैंने आपको बताया कि आपका दूध है, दूध से क्रीम निकाली जाती है, उसे सेंट्रीफ्यूजेशन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा है मथनी होती है, इस तरीके का आपका बर्तन होगा जिसमें आपका दूध होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इस तरीके का एक मथनी होता है, उसको आप एक बार इधर रोटेट करेंगे, एक बार इधर, ऐसे ऐसे हाथ से रबिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डेंस पार्टिकल भारी होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो हल्के हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया जाता है। उसी तरीके से आपकी जो घी बनाई जाती है, मक्खन बनाया जाता है, क्रीम जो निकाल के, ये सारा इसी तरीके से बनाया जाता है सेंट्रीफ्यूजेशन। और यही मेथड अप्लाई होता है जो आपके कपड़े मशीन में धोते हैं। सेंट्रीफ्यूजेशन देखते हैं, एक बार क्लॉकवाइज घूमते हैं, एक बार एंटी क्लॉक, फिर क्या होता है कि सारा इसी तरीके से आपका जो वेट क्लॉथ्स हैं वो साफ होते हैं बाय सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमने सारे मेथड्स को देख लिया, विद डायग्राम भी समझ लिया। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका जवाब आपको देना है। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि ये दो मिक्सचर हैं, इस तरीके से मिक्स हुए हैं, आप इन्हें कौन सा मेथड लगा के सेपरेट करेंगे। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और कई बार ज़रूरी नहीं है एक मेथड से सेपरेट हो जाए, दो मेथड लगाकर आपको सेपरेट करना पड़ता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक क्वेश्चन, आपके पास ये बर्तन है, इसमें है नमक यानी कि सॉल्ट, NaCl, ठीक है, आपका नमक है, इसके अंदर आयरन है, मतलब चुंबक का चूरा भी मिक्स हो गया है, नमक है, चुंबक का चूरा है, और कैम्फर यानी कि अमोनियम क्लोराइड भी मिक्स हो गया है, यानी जिसे आप सब्लिमेशन से अलग किए थे। तीन चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इन तीन चीज़ों का आप सेपरेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट मेथड मैं बता देती हूँ कि आयरन भी मिक्स है, तो आप पहले इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन लगाएंगे, मैग्नेट से आप आयरन को अलग कर लेंगे। अब आपके पास बचा अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट, इसे आप कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि फर्स्ट मेथड इज दिस, यानी मैग्नेट सेपरेशन, एंड सेकंड मेथड इज दिस। उसके बाद सेंट्रीफ्यूजेशन जो मैंने बताया कि आप दूध से ये क्रीम निकाली जाती है मशीन से कपड़े, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट होता है वहाँ पे किया जाता है। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, ठीक है, बटर से क्रीम निकालने के लिए, क्रीम से बटर निकालने के लिए। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ, तो मशीन में, वॉशिंग मशीन में इसी प्रोसेस को अपनाकर बनाई गई है, तो यहाँ यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूजेशन का। सो गाइज, यहाँ पे हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर कंप्लीटली समझ लिया, सारे फैक्ट्स एंड पॉइंट समझ लिए। कोई भी आपको डाउट होता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये मास्टर सीरीज़ की क्लास स्पेशल 2020-21 के लिए डिज़ाइन की गई है, और ये कंटिन्यू चले, सारे चैप्टर्स अपलोड किए जाएँ वीडियो के रूप में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, सपोर्ट करना है, अपना लव देना है, तभी हम मास्टर क्लास को आगे चला पाएंगे। वर्कशीट आपकी पैरेलली आती रहेंगी, क्लासेस आपको दी जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हर बच्चा अगर 3 बच्चे को भी शेयर करता है तो हम सारे बच्चों की हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। आपने टेलीग्राम अब तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।